गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज, जहां पर समाजवादी, कांग्रेस पार्टी और जनसंघ ऐसे तमाम संगठनों ने आकार लिया। वहां के नेता पूरे भारत का नेतृत्व करते थे। जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर है, इंदु वहीं से निकली। और ऐसे में वहां आपातकाल के कार्यकर्ता माननीय शंभू जी, जो संघ के प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 70 में जुड़े, 75 में प्रचारक निकले। आपातकाल में यह जेल में, नई जेल में रहे, सेंट्रल जेल में रहे और आज भी अनवरत राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। आदरणीय शंभू जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, आज विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं। इमरजेंसी के काल में आप अकेले सत्याग्रह करके प्रयाग की कचहरी में आंदोलन करके गए, उस समय कैसा आपको लग रहा था? और इमरजेंसी में इंदिरा जी का कितना भय था और किस प्रकार से इमरजेंसी को लोग देखते थे? लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग, आज लोकतंत्र, आप सेनानी हैं, आपको सरकार ने सम्मान दिया है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से जेल के अंदर भी तमाम दलों के लोग थे, उसमें आप लोग कैसे करते थे? संघ का काम भी करते थे, जेल के अंदर से शाखाएं लगती थी, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। संघ का संसेवक था और ओंकार भावे जी घर पर भी आए, प्रांत प्रचारक जी गोपाल जी थे। इमरजेंसी लगी उस समय, एकदम डर का वातावरण था। हमारे घर पर भी कुछ समाजवादी, कुछ कांग्रेस इकट्ठे होते थे और उस समय मुझे लगा कि इमरजेंसी का विरोध करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और इसलिए उस समय पर्चे छपते थे, संघ के तंत्र खड़े किए गए थे। उसमें केपीयूसी के एक कमरे में जाता था, पर्चा कौन रखता है ये तो पता नहीं था, लेकिन वहाँ से उठा के लाते थे और साइकिल में जब रखते थे पीछे कैरियर में, ऐसा लगता था कोई पीछा कर रहा है। और इस प्रकार के भय के वातावरण में वो पर्चे सब जगह बांटे जाते थे। उसी समय मेरी बातचीत होती थी, उस समय महानगर प्रचारक वीरेश्वर जी थे। मुझे लगता था कि गिरफ्तारी तो मेरी हो जाएगी। उस समय महानगर में किसी प्रकार का कोई हलचल दिखाई नहीं देता था, तो वीरेश्वर जी ने कहा कि आतंक को समाप्त करने के लिए जेल जाना पड़ेगा, हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नाथूराम शिक्षक भी आपके साथ जाएंगे। बाद में नाथूराम शिक्षक पीछे हट गए और मैं कहा आप अकेले हो गए, जाएंगे? हम कहा जाएंगे। एक बंगाली परिवार था, उन्होंने तिलक कर दिया और मैं पर्चे लेकर बांटते हुए कचहरी गया। कचहरी में जब पर्चे बांट रहा था, जो पर्ची वकील कुछ थे वो डर के मारे भाग गए। मैंने एक को नमस्कार किया, कहा बड़े क्रांतिकारी बनते हो। और बाद में चारों तरफ से फोर्स आ गई और फोर्स ऐसी आई कि लगता था कि कितना बड़ा व्यक्ति पकड़ा गया या कितना बड़ा अपराधी है, चारों तरफ से घेर लिया गया। और उसके बाद में लाया गया कर्नल थाने में और जैसा पुलिस का व्यवहार होता है सारे व्यवहार किए। बाद में पूछा कि घर में कौन कौन है, उसमें कोई था नहीं, माता जी थे, एक बहन थी। तो कहा कि हमारे सामने कहा इसकी बहन को पकड़ लो। उस समय मेरे मन में थोड़ा भय भी उत्पन्न हुआ कि पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। परंतु उस समय मुझे खुदीराम बोस के दृश्य याद आ गए और बंगाल में उस समय एक घटना मैंने पढ़ी थी, सुपारी के पेड़ में बांधकर क्रांतिकारी को और उसके माता पिता जी को नंगे करके बांधा और मार रहे थे। उसमें मेरे मन में आया कि भाई इतने कष्ट जब से लोगों ने सहा है तो देखेंगे जैसा भी होगा। वो लाए तो नहीं मेरे सामने, पर हाँ मेरे सामने सीआईडी बैठी थी। सब प्रकार के उन्होंने जितने उनको ढंग अपनानी चाहिए थे अपनाए थे। तार लाकर फेंक दिया इलेक्ट्रिक का और फिर कहा अच्छा इसको बंद कर लो। कोठरी में बंद कर दिया, फिर कहा निकालेंगे। जब मेरी नींद खुली तो देखा उस चोर और उनको पीट रहे थे, मार रहे थे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन
मुझे वो कचहरी पहुंचा दिया, मैं जेल आ गया। जेल में प्रारंभ में तो मुझे जेल के नियम कुछ पता नहीं थे, पर 2-3 दिन बाद मेरा बी क्लास आ गया। उस समय बी क्लास में कुल 17 लोगों का था, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, जनेश्वर मिश्रा, हृदय नारायण शुक्ला समाजवादी थे, संघ के भी थे। उन लोगों की भोजन दूसरी पंक्ति में करते थे। तो मेरा बी क्लास आ गया, मुझे भी कहा दूसरे पंक्ति में भोजन कीजिए, और मुझे कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन जब गया दूसरी पंक्ति में तो बड़ा अच्छा लगा, उसमें 1 चम्मच घी मिला, थाली भी बदल गई थी, कलाई वाली थाली मिली, कटोरी मिली, गिलास मिला। हमने कहा आप तो भोजन बहुत अच्छा बना है। हमारे जो संघ के स्वयंसेवक थे वह कहाँ संधू जी कहाँ चले गए, आनंद नहीं आया। मैं फिर पहली पंक्ति में बैठ गया, देखा तो वही पीतल की थाली आ गई, लोटा आ गया, कटोरा आ गया और घी वो सब गायब। बाबा राम आधार यादव जो बाद में MLA भी बने, उन्होंने कहा दूसरी पंक्ति में भोजन किया करो। फिर मैं गया तो देखा कि वही घी थाली सब बदल गया। मेरे मन में लगा क्यों ऐसा है, तो पता लगा कि बी क्लास आ गया है। बी क्लास में 70 लोग थे, तो बी क्लास में जो लोग थे, जोशी जी, जनेश्वर मिश्रा, ये सब खाते थे। मेरे मन में आया कि जो कार्यकर्ता हैं, जिनके बल पर ये नेता बने हुए हैं, ये क्या अपना घी बांट के सबको खिला नहीं सकते कि 1 चम्मच। और उसी समय तो बाबा राम आधार यादव उस समय देश के इंचार्ज थे, और वहीं पर उन्होंने कहा, जनेश्वर मिश्रा ने, अचानक जनेश्वर हृदय शुक्ल थे, समाज का हम लोग तो समाजवादी हैं, बांट के खाते हैं। मैंने कहा अच्छा, बांट के खाते और आप 1 चम्मच घी नहीं दे सकते जिसके बल पर आप नेता बने हैं। रात में लोग की बैठक होती थी, तो रात में जब बैठक हुई तो इन्होंने तय किया कि सबको एक साथ होगा। बाबा राम आधार यादव निकल रहे, अगर घी बंटवाना तो मुझसे कहते, तो कहा आपको पटक के मारेंगे। बाबा राम, हमने कहा हम पटक के मारेंगे, दाढ़ी थी, वो बुजुर्ग थे, हम तो लड़के थे। इस प्रकार की घटनाएं वहाँ जेलों में हो रही थी, और नेता वहाँ बड़े बड़े थे। संगठन कांग्रेस के कैलाश राजगुप्त थे, डॉक्टर जोशी थे, जनेश्वर मिश्रा थे, बाद में तो राम प्रकाश गुप्त भी गए, माधव प्रसाद त्रिपाठी भी गए। ये तो रही जेल की बात। हाँ। लेकिन आपका जीवन सामाजिक लंबा रहा। आप 75 में प्रचारक निकले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप संगठन मंत्री रहे, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे, नेपाल में भी आपने संघ का काम किया, आज विश्व हिंदू परिषद का काम आप वेद विद्यालय का कर रहे हैं। इन सब सामाजिक कामों को करते करते उस समय का जो लोकतंत्र बचाओ आंदोलन था, और इंदिरा जी जिस प्रकार से देश भर में आतंक फैलाई थी, उस आतंक का थोड़ा सा वर्णन आप करिए। किस प्रकार का, आप लोग जेल के अंदर थे फिर भी बातें सब सुनाई देती थी, तो उस तरफ लोकतंत्र पर कैसे खतरा था? आतंक तो ऐसा था, किसी प्रकार की कोई गतिविधि हो नहीं रही थी। और उस समय नानाजी देशमुख सारा क्रांतिकारी काम करते थे। उसमें इंदिरा गांधी का भाषण आया कि अभी लोग जो क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन कर रहे हैं पकड़े नहीं गए हैं, और उस समय सत्याग्रह शुरू हुआ। तो जो प्रथम सत्याग्रह हुआ उसमें तो मैं आया 17 जुलाई को, लेकिन उसके बाद वो बंद कर दिया गया क्योंकि असफल हो गया। फिर द्वितीय सत्याग्रह जब प्रारंभ हुआ, यही समाजवादी कहते थे कि इनके घर में खाना नहीं मिलता है, चले आते हैं और हम तो जेल से बाहर जाएंगे और आप तुम लोग जो है जेल में मरो। इस प्रकार का वातावरण जेल में था, लेकिन भय का वातावरण इतना था कि कुछ लोग मिलने आते थे, वो इतने प्रताड़ित थे, इतने सशंसित थे कि वो एक वीरेंद्र भाई साहब थे, VKS चौधरी, उन्होंने एक पुस्तक, वो वहाँ सावेरिया जेल का वर्णन है अंग्रेजी में, उसको देते पढ़ने के लिए कि जेल का दरवाजा खुला और वो सब लोग बाहर निकलने लगा वो कैदी, तो फिर किसी ने कॉलर पकड़ के पीछे खींच लिया। इस प्रकार का किसी को कल्पना ही नहीं थी कि हम जेल से छूटेंगे। और जो बाहर से आते थे किसी प्रकार का
बात करते समय उनके मन में सब भय होता था कि क्या ऐसा न हो कि हम लोग भी जेल में आ जाए। इमरजेंसी के समय कहते हैं कि चकबंदी का और नसबंदी का भी बहुत डर था लोगों के अंदर। उस समय खेतों की चकबंदी होती थी, उसमें तमाम भ्रष्टाचार होते थे, और इंदिरा जी का चुनाव कैंसिल हुआ था, उसके कारण से राजनारायण जी का, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत था भय लोगों को। तो इन सब चीजों को जोड़ते हुए जेल में क्या वातावरण था? जेल में भी भय तो था, लेकिन जितना बाहर था उतना जेल में नहीं था, क्योंकि जेल में सब लोग मन में तो था कि हम लोग छूटेंगे नहीं, कभी नहीं छूटेंगे, हो सकता है कि यही हम लोग मर जाए। लेकिन जो बाहर जैसे सुल्तानपुर, रायबरेली, देखिए जो समझ खबर आती थी उसमें आती कि रात भर जाड़े के दिनों में गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में नसबंदी हो जाएगी तो हम बेकार हो जाएंगे। इस भय के कारण लोग छिपे रहते थे और सबको लगता था कि नसबंदी होनी चाहिए। ऑफिस में वो सरकारी दबाव था कि अगर आपने इतने नसबंदी नहीं दिया तो आपका वेतन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस डर के कारण वो नसबंदी करवाते थे जबरदस्ती, और वो लोग सब जगह छिपे रहते थे। जेल के अंदर जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया था, तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति को लेकर के जेल में क्या चर्चा चलती थी? जेल में अलग अलग विचारों के लोग थे और खासकर समाजवादियों के अंदर तो बहुत भय था। जो सर्वोदयी थे उनके मन में थोड़ी आशा थी, जैसे वो रामदत्त जो BBC में भी संवाददाता थे वो थे, एक वो धनपत पांडे थे, ऐसे कुछ लोग थे, और बनवारी लाल शर्मा जो मैथ के अध्यापक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये लोग थोड़ा उस पर अच्छी चर्चा करते थे, मन में उनके ज़्यादा भय नहीं था, पर बाकी लोग के अंदर मन में इतना भय था कि हम लोग छूटेंगे नहीं। जो संघ के स्वयंसेवक थे, क्योंकि वो हम लोग शाखा लगाते थे, खेलते थे और मस्ती में थे, इसलिए उस प्रकार के वातावरण में हम लोग को भय नहीं था। पर जिनके परिवार थे उनको परिवार की चिंता थी, और कई लोग तो परिवार की चिंता के कारण मृत्यु भी हो गई। डॉक्टर सदर सिन्हा, उनको रोग हो गया, एक और मुसलमान था उसकी भी मृत्यु हो गई, खलीलिया ऐसा ही कुछ नाम था। इस सब प्रकार का इतना भय था, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज लोकतंत्र फल फूल रहा है, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत में आज स्वराज्य से सुराज की तरफ बढ़ रहे हैं तमाम लोग मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे कैसा लग रहा है? इस समय तो ठीक लग रहा है, क्योंकि उस समय जो भय था, जिस प्रकार का शासन था, उस शासन से आज भय मुक्त है और प्रगति हो रही है। लोग स्वराज्य की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के कारण भ्रष्टाचार तो ऊपर कम हुआ है, लेकिन नीचे अभी बढ़ रहा है, वो कम होना चाहिए। जनता में जागरूकता। बहुत बहुत धन्यवाद।